हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक्स जिसको हम कहते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेड डाइवर्जेंस इन कर्व। क्रूशियल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली इसके बारे में हम पढ़ तो लेते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है या ग्रेड फाई हमने फॉर्मूले रट रखे हैं, डाइवर्जेंस किस टाइप से होता है ये हमने समझ रखा है, और कर्ल क्या होता है ये भी हमने किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, भौतिक महत्व क्या है, हमारे डेली लाइफ में ये कहाँ पे प्रयोग होते हैं या हम किसको आसान से आसान शब्दों में हम कैसे समझ सकते हैं, तो ये चीज़ आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जहाँ भी समझ में ना आए, अगर वर्ड क्लियर ना हो तो उसको आप नेट पे सर्च करके उसको समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे क्या चीज़ होती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब भौतिक महत्व क्या होता है कर्ल, ग्रेड और डाइवर्जेंस का। तो आइए समझते हैं यहाँ पर कि एक ऑपरेटर चीज़ होती है जिसको हम डेल ऑपरेटर कहते हैं, उसको डेल एक्स आई, डेल वाई जे कैप और डेल जेड के कैप से हम यहाँ क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम एक वेक्टर ऑपरेटर कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ऑपरेटर क्या चीज़ होती है, तो ऑपरेटर वो संकारक जिसको हम कहते हैं वो एक चीज मतलब किसी चीज़ पे आरोपित होने वाला एक सा भाग होता है जो उसके आने वाले फंक्शन जिस पर भी आरोपित होता है उसको बदल देता है। जैसे कि मैं गाय की बात करूं तो गाय क्या है, एक ऑपरेटर है जो घास या फिर जो भी उसको खिलाया जाता है उसको दूध में परिवर्तित कर देती है। तो गाय एक ऑपरेटर है जो क्या कर रही है, घास को आपके दूध में परिवर्तित कर रही है। तो ऑपरेटर वो चीज़ होती है जो किसी राशि के ऊपर आरोपित होकर उसको परिवर्तित कर दे। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपका ऑपरेटर जिसको हम यहाँ पे डेल ऑपरेटर कहते हैं। इसके बाद दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, एक होता है स्केलर फील्ड होता है और दूसरा होता है वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, यहाँ पे देखिए स्केलर और वेक्टर के बारे में तो आप जानते होंगे कि ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ स्केल कर सकते हैं, मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना है वो, लेकिन पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में है वो नहीं बता सकते, तो वो होता है स्केलर। और वेक्टर जिसका डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन स्केलर क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र जिसका मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग हम स्केल कर रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर और पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें क्या है स्केलर क्वांटिटी हैं। तो टेम्परेचर हर जगह क्या होता है अलग अलग होता है, लेकिन क्या होता है सतत होता है, कंटिन्यूस होता है। तो स्केलर क्वांटिटी कंटिन्यूस होती है। वेक्टर क्षेत्र जैसे हम कहें इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, या फिर किसी नली के अंदर अगर द्रव प्रवाह हो रहा है या फिर किसी नदी के अंदर जल प्रवाह हो रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और कितना हो रहा है ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं पर्टिकुलरली एक जगह पे। तो इसके लिए मैग्नीट्यूड और अमाउंट दोनों होता है, तो हम क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो वो ऐसा क्षेत्र वेक्टर क्षेत्र कहलाता है। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट को हम बोलते हैं प्रवणता। इसका जो हिंदी शब्द है वो होता है प्रवणता। प्रवणता का मतलब होता है ढाल, एक तरह से अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो ढाल कहते हैं, मतलब जहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे चेंज होने की दर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये सीधी लाइन है तो क्या है, इसका ग्रेडियंट 0 है, ये थोड़ा सा हल्का कर दिया तो इसका ग्रेडियंट थोड़ा बढ़ जाएगा, और इतना कर दिया तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे ढाल बहुत तेज़ी से या फिर परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रवणता या ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेड फाई मान लीजिए कोई स्केलर क्वांटिटी है, जैसे टेम्परेचर मान लीजिए, या फिर आप गुरुत्वीय क्षेत्र मान लीजिए जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, या फिर पोटेंशियल आप मान लीजिए। फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर अगर ग्रेडियंट फाई ऑपरेटर होता है, अगर इस ऑपरेटर को हमने यहाँ पे डेल को ऑपरेट किया तो इस टाइप से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, दो स्केलर का डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है इस ग्रेडियंट के अंदर है। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, आपने जब पढ़ा होगा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। यहाँ पे v क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल, या फिर हम इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कह सकते हैं, या फिर हम इसको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अगर मान ले तो इसको v को हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ग्रेडियंट का फिजिकल मीन्स ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पे ये आपका अर्थ हो गई और इसके जो ग्रेविटेशन फील्ड है इसके आसपास यहाँ पर इस टाइप से बनी हुई है, और ग्रेविटेशन फील्ड जो होती है वो धीरे धीरे दूर जाने पे क्या होती है, कम होती जाती है। लेकिन यहाँ पे ई जो होता है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है वो बाहर की ओर है। ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि ई इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, मतलब किसी भी स्केलर क्वांटिटी का जो ग्रेडियंट होता है वो ऋणात्मक होता है अगर, और वो यह बताता है कि वहाँ पर उसकी जो तीव्रता है
किसकी? उसी क्वांटिटी की तीव्रता। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे हम बात करें गुरुत्वीय क्षेत्र, तो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है? पृथ्वी से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र का जो दायरा होता है धीरे धीरे कम होता जाता है। मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाने पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की ओर ही होती है। जैसे कि अगर इसको हम चार्ज मान लिया, पोटेंशियल है, तो ये चार्ज के पास में जो V है ये पोटेंशियल, और पोटेंशियल जैसे ही चार्ज से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन हम जानते हैं चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है प्लस चार्ज से दूर की ओर होती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी भी स्केलर क्वांटिटी या जो पोटेंशियल है उसका जो ग्रेडियंट होता है वो ऋणात्मक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में बदलेगी जिधर जो परिवर्तन की दर है वो ऋणात्मक हो। मतलब यहाँ पे परिवर्तन की दर जो होता है पोटेंशियल वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब पोटेंशियल यहाँ से इधर तक जाते हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है, मतलब जो ढाल है, जो कमी हो रही है, परिवर्तन की दर है वो क्या हो? ऋणात्मक है। तो यहाँ माइनस ग्रेड V। अब इसको अगर हम दूसरी भाषा में समझे, कहने का क्या मतलब है? सपोज कीजिए कि आपने एक रॉड को गर्म किया, आपने यहाँ पे रॉड को गर्म किया, तो ये हो गया आपका θ1, ये हो गया आपका θ2। यहाँ पे आपने इसको क्या किया? गर्म किया। अब गर्म करने से क्या होगा? जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। तो टेम्परेचर या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जिसको हम कहते हैं ताप प्रवणता। ताप प्रवणता क्या चीज़ होती है? तो ताप प्रवणता का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो किस दिशा में है? जिस दिशा में ताप में परिवर्तन की दर ऋणात्मक है, या मतलब जहाँ पे ताप में जाने पर कमी आ रही है उस दिशा में। तो ताप हमेशा किस दिशा में बढ़ेगा? जिधर कमी आएगी। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती जाएगी। लेकिन ताप प्रवाह की दर किस दिशा में होगी? जिस दिशा में कमी आ रही है। तो यही चीज़ है यहाँ पे जो ताप प्रवणता है, या जिसको हम ग्रेड T बोल दें, टेम्परेचर इंटेंसिटी। टेम्परेचर इंटेंसिटी मतलब तीव्रता किस तरफ वो बढ़ रहा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किधर जाने पे बढ़ेगा? तो टेम्परेचर इधर इधर यहाँ पे जाने पर बढ़ेगा, लेकिन हम देखते हैं कि इस दिशा में जो ताप है वो धीरे धीरे क्या होता है? कम होता जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है। तो आई होप समझ में आया होगा कि जो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है। ग्रेडियंट हमें ये बताता है कि जो स्लोप है वो कितना है, या फिर परिवर्तन की दर किधर ऋणात्मक है। जिस दिशा में स्केलर क्वांटिटी के परिवर्तन की दर ऋणात्मक होती है या कम होती जाती है, उसी दिशा में क्या होती है? उस राशि की तीव्रता होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इस चीज़ से आपको या दोनों ही चीज़ों से आपको समझाने की कोशिश मैंने की है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगली जो चीज़ कहते हैं डाइवर्जेंस। वैसे ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक साथ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को समझाने वाला टॉपिक आपको एक साथ कहीं नहीं मिल सकता। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हर क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं जो BSc लेवल की जो क्लासेस उनके अंदर ये पढ़ते ही होंगे, और मैथ्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर दोनों के अंदर ये चीज़ आती है। अब आइए समझते हैं डाइवर्जेंस क्या होता है। तो डाइवर्जेंस को हम सबसे पहले लिखते कैसे हैं? तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर मैं बता दो स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट वेक्टर हो जाता है। यहाँ पर देखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। यहाँ पे देखिए ये हमने ए वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी ले रखी है, और आई जे के ऑपरेटर अपने आप में एक वेक्टर ऑपरेटर है, लेकिन इसके बाद आपको यहाँ पे आई जे के मतलब पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है वो गायब हो रहा है। मतलब हमें यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो रही। मैथमेटिकली इसको हम इस टाइप से ले सकते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। अब इसको समझते हैं कि इसका फिजिकल मीन्स क्या होता है। फिजिकल मीन्स ये होता है इसका, हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आपने गॉस की प्रमेय पढ़ रखी होगी। गॉस की प्रमेय पर्टिकुलर किसी एरिया से पास होने वाले फ्लक्स की डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको कुछ अलग तरीके से समझेंगे। सपोज कीजिए कि जो V है वो किसी नदी के अंदर प्रवाहित जल की दिशा है, द्रव का वेग है। मतलब यहाँ पे अगर हम कहें कि V जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहा है, या जो वेग है नदी के जल का जो वेग है वो दर्शा रहा है। तो अगर हम इसका डाइवर्जेंस V फाइंड करेंगे तो वो क्या बताएगा? तो डाइवर्जेंस V हमें ये बताएगा कि जो नदी यहाँ पे जो प्रवाहित हो रही है उसके एकांक आयतन में कुल कितना प्रवाह हो रहा है, प्रवाह की दर क्या है, क्योंकि ये अलग अलग बिंदुओं पर क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। तो डाइवर्जेंस जो होता है वो हमें ये बताता है कि एकांक आयतन में प्रवाह की दर क्या है। अगर V नदी के जल के प्रवाह का वेग है तो डाइवर्जेंस V एकांक आयतन में प्रवाह की दर क्या होगी वो बताता है।
यदि हम यहाँ कहें कि ई विद्युत बल रेखाओं की का प्रवाह है, अगर ई वेक्टर जो होता है विद्युत बल रेखाओं की दिशा को बताता है या प्रवाह किसी दिशा में हो रहा है, तो डाइवर्जेंस ई जो होगा वो एकांक आयतन में कुल कितना प्रवाह हुआ, मतलब एक तरह से फ्लक्स जो होता है, जो आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी होगी वो इससे रिलेटेड है। यहाँ पे हमने ई का क्या कर दिया, यहाँ पे पृष्ठीय समाकलन कर दिया। अगर वी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आयतनिक समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका आयतनिक समाकलन कर देते हैं तो गॉस की जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो हमें मिलती है। इसके कहने का एक और मतलब होता है, डाइवर्जेंस जो होता है वो हमेशा क्या करता है, एक नए सोर्स को क्रिएट कर सकता है या फिर वहां पे एब्जॉर्ब कर सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे कि विद्युत क्षेत्र की हम बात करें, कोई आवेश है, सपोज करो कि यहाँ पे कोई आवेश है, अगर यहाँ से बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा निकलती है, मतलब यहाँ से इस पर्टिकुलरली क्षेत्र से अगर हम कहें कि यहाँ पे एक फील्ड हमने ले लिया, इस फील्ड से जो वेक्टर है इस पर्टिकुलरली आयतन से निकलने वाला जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या वो धनात्मक है, मतलब डाइवर्जेंस ई अगर हम कहें वो धनात्मक है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई सोर्स होगा जिसके कारण बाहर की ओर फ्लक्स क्या हो रहा है, निकल रहा है। लेकिन अगर किसी फील्ड के अंदर जाके मैक्सिमम फ्लक्स अगर जाता है और उसका डाइवर्जेंस ई हो जाता है, मतलब वहां पे जो एब्जॉर्ब करने वाला है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस के कारण क्या होती है, वहां पर बाहर की ओर होती है, तो प्लस चार्ज के कारण जो डाइवर्जेंस ई होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हम ले लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, सभी फ्लक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे बाहर की ओर निकलेगा क्या, कोई नहीं निकलेगा। तो अगर ये माइनस चार्ज है, ये सारे विद्युत बल रेखाओं को अपनी ओर खींच लेता है, तो यहाँ से टोटल जो फ्लक्स बाहर की ओर होगा वो नहीं निकलेगा। तो इसके कहने का मतलब ये है, यहाँ पर क्या है, सिंक है, मतलब ऐसा फील्ड होगा जो सिंक फील्ड होगा। डाइवर्जेंस ई नेगेटिव यही दर्शाता है, डाइवर्जेंस ई हमें ये बताता है कि वो प्रतीक एकांक जो आयतन हम ले रखा है उस आयतन में अगर फ्लक्स का मान ऋणात्मक हो जाता है, मतलब वहां से कोई फ्लक्स आया है और वो बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब वहां पे कोई ऐसा सोर्स कोई ऐसी सोर्स बैठा हुआ है जो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसको हम सिंक कह रहे हैं, मतलब समस्त विद्युत बल रेखाओं को क्या कर रहा है, अवशोषित किए जा रहा है। लेकिन तीसरी कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, जब डाइवर्जेंस ई बराबर जीरो हो। डाइवर्जेंस ई बराबर जीरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सपोज कीजिए एक सोलेनॉइड हमने ले लिया, सोलेनॉइड के अंदर हम जानते हैं जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, मतलब यहाँ से जितनी इंटर करेंगी वहीं दूसरी तरफ से उतनी ही क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी। यहाँ एक दूसरे के समांतर होती हैं, यहाँ पे कोई भी अंदर रुकेंगी नहीं। तो इस पर्टिकुलर आयतन से कुल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रही है, ना तो यहाँ पे बढ़ रही है ना ही यहाँ पे घट रही है, मतलब डाइवर्जेंस जो परिवर्तन एकांक प्रवाह की जो दर है वो शून्य है, ना ही धनात्मक है, ना ही यहाँ से अधिकतम निकल रही है, ना ही यहाँ पे अंदर आके अवशोषित हो रही है। जितनी जा रही है उतनी ही आ रही है, मतलब यहाँ परिवर्तन की जो दर है वो शून्य है। और परिवर्तन की दर अगर शून्य होती है तो सोलेनॉइडल फील्ड या परिनलिकीय क्षेत्र कहलाता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा, इसको आप पढ़ सकते हैं, आपकी बुक के अंदर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। डाइवर्जेंस ई पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस ई नेगेटिव का मतलब क्या हो, डाइवर्जेंस ई जीरो का मतलब क्या होता है। डाइवर्जेंस ई सोलेनॉइडल फील्ड आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पर जो कुल फ्लक्स जा रहा है उतना ही उतना बाहर निकल रहा है, मतलब ना तो वो ऑब्जर्व कर रहा है ना ही वो इमिट कर रहा है। तो ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर ना ही एब्जॉर्ब होता है ना इमिट होता है, जितना इंटर हुआ उतना बाहर निकल गया, मतलब वो क्या कहलाएगा, वो आपका सोलेनॉइडल फील्ड कहलाएगा। अब तीसरी जो चीज है वो अपन समझते हैं कर्ल के बारे में। अब यहाँ कर्ल क्या चीज होती है, कर्ल में ऑपरेटर तो वही लगाएंगे और ए जो होता है हम क्या ले लेते हैं, एक फील्ड ले लेते हैं, मतलब एक हम क्षेत्र लेते हैं जिसको हम स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं। और स्केलर क्वांटिटी की पहचान ये होती है कि इनके अंदर आई जे के लगा हुआ होता है और ये जो यहाँ पे जो फील्ड होता है उसके ऊपर एरो निशान लगा रहता है। अब दोनों ही कर्ल जो होता है ये भी वेक्टर ऑपरेटर है और यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। सीधी बात है, वेक्टर में वेक्टर का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें वेक्टर ही मिलेगा, वेक्टर फील्ड मिलेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इस टाइप से इसको लिखा जाता है, यहाँ पे डेल ऑपरेटर और यहाँ पे क्वांटिटी, और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने एक वीडियो शॉर्ट बना रखा है, इसके अंदर करते कैसे हैं। तो सपोज कीजिए आपको यहाँ पे आई लिखना है, तो आई में क्या करते हैं, जैसे आई हमने यहाँ पे रख दिया तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भूल जाते हैं, तो हमारे पास ये जो फील्ड होता है इसको ही हम लिखते हैं। इसको लिखते कहते हैं पहले इधर इधर गुणा करते हैं और माइनस करके इधर इसका गुणा कर देते हैं। तो डेल ए जेड डेल ए जेड माइनस डेल ए वाई होना चाहिए, डेल ए वाई अपॉन ए जेड। तो डेल ए जेड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हो जाएगा डेल ए
वाई माइनस करके। इसी प्रकार माइनस जे है तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी माइनस लगा रखा है, तो इसको यहाँ पे जे और ये वाली जो लाइन है इसको हमने माइनस बंद कर दिया। तो पहले हम क्या करेंगे, डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा। और के का अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले इधर से और फिर इधर से, तो डेल ए वाई माइनस डेल ए एक्स डेल वाई हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं और ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इसमें दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये तो आपका मैथमेटिकल हो गया। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका भौतिक महत्व हम कैसे समझ सकते हैं, डेली लाइफ में हमारा क्या इसका मतलब है वो समझते हैं। तो कर्ल क्या होता है, फ्लूइड डायनामिक्स जो होता है, या फिर मैग्नेटिज्म जो होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो विद्युत एक समान चुंबकीय विद्युत क्षेत्र जो होता है उसके अंदर इन सब का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य सा उदाहरण हम लेते हैं नदी का, जिसने आपने देखा होगा, सपोज कीजिए किसी नाले में या फिर किसी नदी में जल प्रवाह बहुत तेजी से हो रहा है, बरसात का मौसम है, आप समझ सकते हैं कि नाले के अंदर बहुत तेजी से जल प्रवाह हो रहा है। तो सपोज कीजिए यहाँ से जो हो रहा है ये आपका क्या है, नाला है, और इसके अंदर जल प्रवाह बड़ी तेजी से इसके अंदर हो रहा है। ये हो गया आपका डायरेक्शन, ये वेग हो गया, इस दिशा में जल प्रवाह हो रहा है। और ये हमने दो फील्ड हमने ले लिए, ये आपका हो गया y, उसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, समझने वाली चीज़ है वो देखिए। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कर्ल हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये पढ़ता है जो कर्ल का मान होता है वो घूर्णन के पास ज़्यादा होता है। घूर्णन के पास ज़्यादा होता है, इसका क्या मतलब हुआ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कर्ल होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या होता है, थर्ड डायरेक्शन को शो करते हैं। जैसे एक्स वाई का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या होता है वहाँ पर जेड डायरेक्शन में। जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों से, एक्स और वाई डायरेक्शन में जो भी फील्ड है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से मिलकर बनी होती है, लेकिन उनका जो घूर्णन होता है या जो प्रोपोगेशन है वो तो हमेशा थर्ड डायरेक्शन में होता है। इसी प्रकार यहाँ पर इसकी दिशा अगर हम फाइंड करें, कर्ल की दिशा कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कर्ल की दिशा हम क्या कर सकते हैं, इस नियम से, या फिर ये जो नियम होता है इस दाएं हाथ के नियम से हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे आपने कोई लकड़ी का गुटका रख दिया, लकड़ी का जो गुटका है अगर यहाँ पे रखेंगे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो कर्ल की वैल्यू है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर इस लकड़ी के गुटके को हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जो होता है किनारों पर जल का प्रवाह क्या होता है, कम होता है। तो किनारों पर जल के प्रवाह कम हो जाने से क्या होता है, ये जो सतह होगी द्रव की वो क्या होगी, रुकी हुई होगी, और इधर वाली जो सतह होगी वो इसकी अपेक्षा में क्या होगी, चलायमान होगी, गतिमान होगी। तो क्या करेगी, इसको रोटेट करेगी इस तरफ से, और ये जब रोटेट होके इस तरफ आएगा तो ऐसे क्या होगा, इसका जो भाग नीचे आएगा वो वापस रोटेट होके इस टाइप से जाएगा, तो ये यहाँ पे घूर्णन करने लगेगा। आपने देखा होगा जो नदी के किनारे होते हैं उनके पास में, किनारों के पास में घूर्णन, पानी जो होता है गोल गोल बहुत ज़्यादा, भंवर जो होती है, भंवर धाराएं ज़्यादा बनती हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जो दिशा हो गई वो ये हो गई। अगर इसी गुटके को मैं इस तरफ रख दूँ, इस गुटके को अगर मैं इस तरफ रखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, इस गुटके को यहाँ पे रखने पर ये होगा कि ये जो गुटका है वो इस तरफ एक बल का अनुभव करेगा, मतलब इधर से ये बल तेजी से और ये रुका हुआ है तो इसको घुमा देगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे रोटेशन इस डायरेक्शन में करने लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम कर्ल की दिशा या परिणामी जो कर्ल है उसका मान ज्ञात करना चाहें तो देखते हैं यहाँ पर जो है वो क्या होगा। तो चूंकि रोटेशन इस तरफ हो रहा है, राइट हैंड रूल क्या बोलता है, इस तरफ से यू रोटेशन होगा तो जो फोर्स होगा वो ऊपर की ओर होगा, मतलब यहाँ पे कर्ल की जो दिशा है वो अपवर्ड साइड है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि वेग इस तरफ है तो वेग इस तरफ है, तो यहाँ पे जो कर्ल की डायरेक्शन होगी वो नीचे, मतलब ये नीचे की तरफ हो, इस तरफ मूव कर रही, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन अंगूठा होगा वो क्या दर्शाएगा कि यहाँ पर जो कर्ल की डायरेक्शन है वो तीसरी दिशा में। वेग आगे है, घूम इधर रहा है। जैसे कॉर्क स्क्रू का जो रूल होता है, कॉर्क स्क्रू में भी यही होता है। मान लीजिए कि किसी कॉर्क को हम कस रहे हैं, तो कस रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उंगली इधर घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उंगली इधर घुमा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, उंगली हम इधर घुमा रहे हैं लेकिन वो गति आगे की तरफ कर रहा है, वेग उस तरफ है लेकिन गति आगे की तरफ कर रहा है। तो ये चीज होता है कि हम जिधर बल लगाते हैं उस दिशा में नहीं बल्कि उसकी तीसरी दिशा में क्या कर रहा है, वो गति लग रही होती है, वो आगे बढ़ रहा होता है। तो ये जो होता है ये कर्ल का फिजिकल मीन्स होता है, जो हमें ये बताता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किस दिशा में होगा। चूंकि रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर होता है। अगर हम इस दिशा में बात करेंगे तो जो घूर्णन होगा इस दिशा में होगा और बल नीचे की ओर। आपने देखा होगा जो जल होता है वो नीचे की ओर दबता रहता है। क्यों दबता रहता है, वो इसी कारण होता है क्योंकि वहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अलग लग रहा होता है।
तो ये जो तीन चीजें हैं, कर्ल जिसको हमने यहाँ पे समझा कि क्या चीज होती है, तो ये आपका कर्ल, आपका डाइवर्जेंस और आपका जो ग्रेडियंट है, इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। डाइवर्जेंस के अंदर याद रखना हमेशा डी मतलब डॉट, इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट होता है, और सी मतलब कर्ल मतलब CROSS क्रॉस, इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो होता है, इसका भी वीडियो का लिंक जो होता है, या वेक्टर से रिलेटेड जो बेसिक चीजें उनका इसके अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे उसको लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।